तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर द नर्वस सिस्टम, या जिसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये चीज जो हमें दिखाई दे रही है ये हम हैं। इसमें कुछ दिक्कत हुई तो हमारी डेथ है। बाकी अगर बॉडी के किसी चीज में दिक्कत हुई, मतलब ऐसा नहीं करा बाकी चीजों में कुछ दिक्कत है तो डेथ नहीं हो सकती, लेकिन हाथ में कुछ है, हाथ काटने के बाद भी आप जिंदा रहोगे, पैर काटने के बाद भी आप जिंदा रहोगे, ये में अगर कुछ हुआ देन यू आर डेड। तो आप दरअसल में क्या हैं? आप ये हैं, बाकी चीजें इसको सपोर्ट करने के लिए हैं और बाकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हैं। आप क्या हो, क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, और आपको ये जो पैदा हो गए, जन्म मिला और आपको ये बॉडी मिली, आप इसका करोगे क्या, वो आप ये हो। ठीक है, तो ये आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड बहुत अच्छा सिमिलैरिटी स्पर्म सेल से भी आपको दिख रहा है कि मतलब फिजिकल सिमिलैरिटी कितना है। तो ये तो आप हो, एंड इसकी जरूरत क्या है? अगर हम पूरे नर्वस सिस्टम के सेंस में अगर पूरी तौर पे बात करें, तो अगर आप चल रहे हो और आप चलते चलते आपको अचानक से कुछ ऐसी चीज दिख जाए कहीं, तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो लगातार अलर्ट एक्टिव मोड में रहे, कि वो देखते ही कहीं ना कहीं पैटर्न्स पहचान जाए कि ये कुछ देखी सी चीज है और झट से पकड़ ले कि यार ये डेंजर चीज है। और उसी एग्जैक्ट टाइम में आपकी बॉडी अचानक से तैयार हो जाए। हो सकता है आप भूखे प्यासे थके हारे हो, लेकिन आपकी बॉडी अचानक से तैयार हो जाए कि जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो स्टोर्ड ग्लूकोज बॉडी रिलीज करे, अचानक बॉडी में एनर्जी आ जाए, इस तरीके से आपका हार्ट रेट तेज हो जाए, आपका ब्रीदिंग तेज हो जाए, कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी में या तो फिर लड़ाई कर पाओ या तो फिर भाग पाओ, कि आप जिंदा रहने के चांसेस आपके थोड़े बढ़ जाएं। और आप सोचो कि आप भागो तो आपके हाथ पैर, आपकी आंखें, वो सब प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मोशन में हो, ये नहीं कि आप पहले ही कदम में गिर गया। तो ये जो प्रॉपर चीज है कि आप देख रहे हो और अचानक से एक पैटर्न पकड़ लेना कि यार ये मैं कुछ ऐसा पैटर्न सा कुछ है मैंने देखा, और पहचान लेना कि यार ये रिस्क है, और पहचानते ही आपका बॉडी अपने आप एक्टिव हो जाए और सब प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में सबको चल पाए, कि आपके सरवाइव करने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं। तो ये जरूरत है फॉर नर्वस सिस्टम के सेंस में। तो पहली चीज तो कीप इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्ड। दूसरी चीज नर्वस सिस्टम का ये है कुछ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, कि आपको सोचना ना पड़े कि यार सांस ले लिया, सांस छोड़ दिया और मैंने खा लिया है, अब यहाँ ये रिलीज हो जाना चाहिए जूसेस, और अगर आप बोलना भूल गए तो जूसेस रिलीज ही नहीं हुए। तो आप भले कितने अक्लमंद क्यों ना हो, कितने बेवकूफ क्यों ना हो, वो आपका सोचने विचारने वाला काम, जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, वो अलग रहे। ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये चीजें जो आपको जिंदा रखें, ये खुद ब खुद चलती रहे। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल मस्कुलर एक्टिविटीज, कि आपके सारे मसल्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में चले, कि जो आप जैसा चलना चाह रहे हो, जैसा कुछ करना चाह रहे हो, वैसे आपके हाथ चल पाए, कि आप क्या टाइप कर सको, क्या कुछ कर सको, जो आप सोचो आपका बॉडी कोऑर्डिनेटेड वे में कर पाए, और पूरी बॉडी के तौर पे, कि आपको तैरना है तो आपके हाथ पैर पूरी बॉडी एक सिंक्रोनाइज वे में चलेगी, तभी तैर पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हो पाए, हमारा पूरा बॉडी वन सिस्टम के तौर पे काम कर पाए इन द फुल एफिशिएंट वे। और इन सब के अलावा कि हम चीजों को याद रख पाए, सोच पाए, तर्क दे पाए, लॉजिकल रीजनिंग कर पाए, ये सब चीजें हैं नीड फॉर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज तो जो आपका सेंस है, एक्चुअल ब्रेन जो आप हो, एंड आपको ब्रेन जो आप सोचोगे आपकी बॉडी कर पाए, तो स्पाइनल कॉर्ड, कि जो और बॉडी से सिग्नल ब्रेन में जाए, ब्रेन से सिग्नल बॉडी में जाए। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आप एज एन इंडिविजुअल हो,
और इसके बाद बॉडी में और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाए तो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि स्पाइनल कॉर्ड से फिर आगे चीजों को ज्वाइन करेगा पूरी बॉडी को। तो ये दो पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के। एंड नीड फॉर नर्वस सिस्टम क्या है? तो नीड फॉर नर्वस सिस्टम में ये सब चीजें हो गई कि जैसे मान लीजिए आपने पानी देखा, आपको प्यास लगी है, तो पानी देखते ही आपके दिमाग, मतलब आपकी आंखें जो इनपुट भेज रही हैं आपके दिमाग में, आपके दिमाग का एक पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो कि हमेशा एक्टिव रहे कि आंखें जो देख रही हैं इसमें अनइम्पोर्टेंट चीजें क्या है और इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो आपने यूं से यूं नजर घुमाई, आपको बहुत सारी चीजें दिखी, आपने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जो आपके काम की है वो चीज ध्यान, अच्छा ये यार पानी में ढूंढ रहा था, पानी, वो कुछ पानी जैसा दिखा, तो आपने पानी देखा तो एक सेंसरी इनपुट, और फिर आप उस तरफ मोशन कर पाए, आप अपने हाथ से पानी पी सके, कुछ भी कर सके। तो ये वाली चीज एक तरफ हो। दूसरी तरफ ये चीज हो कि मान लीजिए आप कुछ रिस्क या डेंजर के सेंस में आपको करंट लगा या कुछ कहीं से जल गए, तो आपकी बॉडी ब्रेन को सिग्नल भेजे कि यहां कुछ ऐसा फील किया है, और आपका ब्रेन झट से, ब्रेन का इनफैक्ट ये रिफ्लेक्स मोशन तो स्पाइनल कॉर्ड से ही होते हैं, क्योंकि ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां से हाथ हटा लो। तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक ये सेंसरी न्यूरॉन जाते हैं, ये मैसेज भेजते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से ही मोटर न्यूरॉन कहा गया इन्हें, जो कि डायरेक्शन लेके जाते हैं टुवर्ड्स द मसल्स। तो ये मसल्स को डायरेक्ट करते हैं कि हाथ झट से हट जाए वहां से। तो ये नीड फॉर नर्वस सिस्टम में ये सब आ गया कि कीप अस इन्फॉर्म्ड इन वॉलंटरी एक्टिविटीज और हार्मोनाइज ऑल द वॉलंटरी एक्शंस, ये सब चीजें आ गई इन द नीड फॉर नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का अगर हम बेसिक यूनिट देखें तो वो बेसिक यूनिट ये रहा, न्यूरॉन। तो इस न्यूरॉन में अगर एक तरफ से हम देखना शुरू करें तो पहली चीज तो है सेल बॉडी। तो पहली चीज सेल बॉडी, जिसको हम पेरिकैरियन भी कहते हैं एंड साइटोन भी कहते हैं। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, पेरी का मतलब होता है आसपास। तो न्यूक्लियस के आसपास पेरिकैरियन, ये है सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी कहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन है। अच्छा, सेल बॉडी के बारे में पहले देखते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसका प्रॉपर तौर पे, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म थोड़ा ग्रैन्यूल्स हैं इसमें। इसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं एक्सेप्ट सेंट्रोसोम, मतलब इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी सब जितने हैं, बस सेंट्रोसोम नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स का काम इतना इंपॉर्टेंट सा काम है कि इनको ये डिवीजन करने का टाइम नहीं है इनके पास। तो जब इनको डिवीजन करना ही नहीं है तो इनको खामखा में ये सेंट्रोसोम्स की जरूरत है नहीं। तो ये तो रहा सेल बॉडी। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का मतलब होता है ट्री ब्रांचिंग। तो ये जैसे ट्रीज के ब्रांच हैं, ये है डेंड्राइट्स। इनका काम क्या है? कंडक्ट नर्व इंपल्सेस टू साइटोन, कि जितने भी नर्व इंपल्सेस आसपास से आते हैं उनको कैच करना और इनको सेल बॉडी तक लेकर आना। इसके बाद ये नर्व सिग्नल्स यहां से जाएंगे एक्सॉन की तरफ। ये एक वायर की जैसी चीज है कि ये ट्रांसमिट करेंगे और फिर यहां पे आएगा एक्सॉन टर्मिनल, कि यहां पे एक्सॉन खत्म है और फिर यहां से अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट कहीं जुड़ा होगा। तो इस सिग्नल इस तरीके से पास होगा। इसके बाद ये है माइलिन शीथ, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, तो कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं इधर से चले ना जाए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत तेजी से इंपल्स ट्रेवल करना है, तो इंपल्स तेजी से ट्रेवल करें एंड इंपल्स लॉस ना हो। इस वजह से माइलिन शीथ ये एक तरीके से वो है कि कार के ऊपर हम जैसे इंसुलेशन लगाते हैं। तो एक्सन ये लॉन्ग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन है और ये कवर्ड है माइलिन से, एंड इसमें भी एक लेयर है न्यूरोलेमा जिसे हम कहते हैं, ये आगे आएगा। इसके बाद
आप ये नोड ऑफ रैनवीर, ये कहा जाता है ऐसे नोड्स को जहां पे माइलिन शीथ कुछ ऐसे इस तरीके से नोड्स के फॉर्म में बनी है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कि किस तरीके से एक तरफ से सिग्नल पिक करेगा, ट्रांसमिट करेगा और अगले न्यूरॉन तक। और इसी तरीके के न्यूरॉन्स पूरे हमारे ब्रेन में है और पूरे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है और हमारे नर्व्स में। तो हमने गैप्स देखे, गैप्स को कहा गया नोड्स ऑफ रैनवीर। इसके बाद एंड्स ऑफ एक्सन, जहां पे एंड हो रहा है तो स्वोलन एंड्स हैं। स्वोलन एंड्स यानी कि ऐसे कुछ सूजे हुए से कुछ एंड्स हैं जिनके बारे में कहा गया है लाइक बल्ब्स। इनका काम क्या है? दे स्टोर केमिकल्स जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरॉन्स में जब ये इंपल्स पहुंचता है यहां तक, तो अगले न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने के लिए यहां से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स जाते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स कैच करते हैं तो समझ जाते हैं इंपल्स क्या था, क्योंकि वो इंपल्स से ही के अकॉर्डिंग ही वो केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर जिनको कहा गया, वो होते हैं। तो वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, इसके बीच में होते हैं गैप्स जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और कुछ टर्म्स इनके साथ साथ हम देखेंगे जैसे स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, इंपल्स, रिसेप्टर, इफेक्टर। टाइम पे ये आते जाएंगे। तो हम जैसे इस सेंस में अगर हम देखते हैं तो स्टिमुलस कोई एक ऐसा चेंज जो हमारा बॉडी डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से हम रिस्पॉन्स करते हैं। इंपल्स क्या है? ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया और भेजा गया, इसे कहा गया इंपल्स। रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करना या फिर रिसीविंग एंड पे। जैसे होटल में आप जाए, कहीं जाए, रिसेप्शन होता है, तो रिसेप्टर यानी कि रिसीव करना। ठीक है, तो ऐसे रिसेप्टर्स हमारे हर जगह पे, स्किन पे और सब जगहों पे हैं जो सिग्नल्स कैच करने के लिए रेडी हैं कि हमें कहीं से भी करंट लगा तो हमें झट से वो रिसेप्टर सिग्नल्स हैं जो कि सेंड कर देते हैं सीधा कि हमें कहीं से करंट लगा है, कहीं से क्या, एग्जैक्टली किस पॉइंट से लगा है। ठीक है, इसके बाद इफेक्टर्स, हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज भेजता है कि यहां से हाथ हटा लो या फिर एनीथिंग, जो भी, ये इफेक्टर हो गया। रिसेप्टर, हम चल रहे हैं और हमने देखा कि झाड़ियों में कुछ पहचानी सी चीज है, ये रिसेप्टर हो गया। और भागो, ये इफेक्टर हो गया कि हमारा ब्रेन जो सिग्नल करता है कि निकलो यहां से। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो ये हम देखते हैं कि कैसे डेंड्राइट से सिग्नल आए और एक्सोन के सहारे ये इंपल्स मूव कर गए। ठीक है, तो ये मूव कैसे करते हैं? अगर हम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स देखें तो होता दरअसल में ये है कि न्यूरॉन्स के अंदर अगर जो नॉर्मल स्टेट होता है न्यूरॉन्स का, वो इस तरीके से होता है कि अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज भी किस सेंस? सोडियम Na+। सोडियम आयंस बाहर अलाइंड होते हैं तो अंदर नेगेटिव होता है। जैसे कोई इंपल्स आता है तो ये डीपोलराइजेशन होता है। सोडियम के ये जो हैं आयंस, ये अंदर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, और ये सिग्नल के तौर पे आगे सेंड होता है। और जैसे जैसे सिग्नल आगे जाता है, पीछे वाला पार्ट रीपोलराइज हो जाता है। जैसे पॉजिटिव था, इधर लगे सोडियम पंप, जो उन सोडियम अंदर आ गया, सोडियम पंप वापस से सोडियम को पीछे भेज देंगे कि तुम्हारी जगह वहां थी, तुम अंदर आए, इसका मतलब कुछ सिग्नल आया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंपल्स ट्रेवल करती है आगे की तरफ। तो पहले हम देखें तो पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं न्यूरॉन्स। जब स्टिमुलेशन होता है तो डीपोलराइज्ड होते हैं, या एक्साइटेड स्टेट डीपोलराइज्ड। और फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन होता है कि सोडियम पंप ने फिर से सोडियम को बाहर कर दिया, तो बाहर फिर से पॉजिटिव, अंदर फिर से नेगेटिव। तो ये होता है ट्रांसमिशन इन द नर्व फाइबर्स। तो आउटर पार्ट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बाहर ज्यादा Na+ है
और अंदर नेगेटिव चार्ज। तो रेस्टिंग रीजन को, जो रेस्टिंग फेज होता है, इसको हम कह सकते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, तो जो आउटर पार्ट है इसमें पॉजिटिव चार्ज्ड होता है ड्यू टू Na+, तो ये पोलराइज्ड। ऑन स्टिमुलेशन, कोई स्टिमुलस आया, कोई सिग्नल आया, तो एक्सन जो है मोर परमिएबल टू Na+, तो एक्सन ज्यादा परमिएबल हो जाता है Na+ के लिए, तो Na+ अंदर की तरफ मूव करते हैं इनवर्ड्स, जैसे आप इसमें भी देख रहे होंगे। और जब ये लॉस ऑफ पोलराइजेशन होता है या डीपोलराइजेशन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहे हैं, पोलराइजेशन कम हो रहा है, तो ये है एक्साइटेड स्टेट। और ये स्टिमुलस जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल हो जाता है, जैसे कि ये जो प्लस है ये अब इधर की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये अगले न्यूरॉन के लिए स्टिमुलस बन जाता है। और जो प्रीवियस एरिया है, जो पिछला वाला एरिया है, इसमें ऐसे सोडियम पंप्स हैं, तो ये रीपोलराइज कर देते हैं। और ये होता कैसे? बाय एक्टिव ट्रांसफर। एक्टिव ट्रांसफर कि जब पंप के जरिए किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए, तो जैसे सोडियम बाहर की तरफ ये सब प्लस है और अंदर की तरफ ये सब माइनस है, तो सोडियम को, जो एक्सेस सोडियम ये अंदर आ गया, जो इसको बाहर भेज दिया। ठीक है, तो ये सोडियम पंप के जरिए एक्टिव ट्रांसफर हुआ एंड ये दोबारा से रीपोलराइज्ड हो गया, पॉजिटिव बाहर, नेगेटिव अंदर। अब अगला चीज आती है साइनैप्स। तो ये रहा एक न्यूरॉन, ये यहां पे ये न्यूरॉन खत्म है और यहां से दूसरा न्यूरॉन शुरू है, इन दोनों के बीच में गैप है जिसे हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी प्रॉपर तौर पे हमने जिसको कहा। तो साइन का मतलब होता है म्यूचुअल और एप्स का मतलब विंडो। तो म्यूचुअल विंडो एक खिड़की है, दो चीजों के बीच में खिड़की है। ठीक है, तो साइनैप्स। तो नर्व इंपल्स जो है ये जंप करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, और कैसे? द इंपल्स रीचेस टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। टर्मिनल का मतलब लास्ट, एंड की तरफ। तो इंपल्स एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे पहुंचता है और यहां पे एसिटिल कोलिन, ये एक केमिकल है जो कि रिलीज होता है, जो कि अगले न्यूरॉन में पहुंचता है। और अगला न्यूरॉन के लिए ये एसिटिल कोलिन ये एक स्टिमुलस है, तो ये भी एक्साइट हो जाता है, इसमें भी ये डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये जो केमिकल है इसको कहा गया न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल है लेकिन ट्रांसमिट कर रहा है इंपल्स को। यहां पे हमें दिख भी रहा है कि ये एक, जैसे ये एंड हुआ न्यूरॉन, नर्व इंपल्स यहां तक पहुंची, तो ऐसे वेसिकल्स हैं ये, इनको वेसिकल्स कहा जाएगा। तो इन वेसिकल्स के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर है। यहां वेसिकल्स भी एग्जैक्टली देखा जाए तो साइनैप्टिक वेसिकल, तो ये वेसिकल यहां पे जाते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अगले न्यूरॉन के लिए स्टिमुलस बन जाते हैं। इसके बाद अब आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स बेसिकली 3 टाइप्स के हैं और बिल्कुल लॉजिकल सी चीज हमें नजर आती है। जो पहले टाइप के हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनका काम है सेंस करना। तो ये बॉडी के अलग अलग पार्ट से सिग्नल्स को भेजते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड वाले न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स आप इन्हें कह सकते हैं। ये सिग्नल को नीचे से ऊपर भी भेज सकते हैं, ऊपर से नीचे भी भेज सकते हैं, ब्रेन की तरफ भी और ब्रेन से इधर मसल्स की तरफ भी। इसके बाद ये जब सिग्नल वापस से जाता है तो ये मोटर न्यूरॉन्स मसल्स की तरफ जो सिग्नल लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइप सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन्स को जोड़ते हैं टू द मेन नर्वस सिस्टम। और मेन नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन तो स्पाइनल कॉर्ड से ही हो जाता है, तो ब्रेन तक भेजने का मतलब नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची वो बात और स्पाइनल कॉर्ड ने झट से सिग्नल भेज दिया कि हाथ हटाओ। और जो ब्रेन वाली चीज है वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक भेजेगा और ब्रेन सिग्नल करेगा कि ऐसा कुछ करना है। ठीक है, अब जैसे कि मतलब किसी भी सेंस में आप, खैर चलिए एग्जाम्पल आते रहेंगे जब पार्ट्स ऑफ ब्रेन देखेंगे। तो पहला तो ये रहा। दूसरा जो है ये है एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी कि कनेक्टिंग न्यूरॉन्स। यहां पे जैसे इंटर न्यूरॉन लिखा है, तो ये ब्रेन में भी पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी पाए जाते हैं। तीसरे तरह के मोटर न्यूरॉन्स जो कि फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, नर्वस सिस्टम से जो मसल्स की तरफ या फिर जो भी रिलेटेड ऑर्गन हो उस तरफ जो सिग्नल जाएगा। तो न्यूरॉन्स भी 3 टाइप के हो गए। तो सेंसरी, सेंस करके आगे भेजेगा नर्वस सिस्टम की तरफ। इंटर न्यूरॉन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से पहली जगह, और ये नर्वस सिस्टम से वापस से मसल्स की तरफ। अब आते हैं नर्व्स। ये क्या चीज है? तो ये हमें नर्व्स दिखाई दे रही हैं और आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि तारों के बंडल को हमने, जैसे बंडल को भी बंडल अप कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का हमें ये दिखाई देता है। तो नर्व्स क्या हैं? दे आर थ्रेड लाइक व्हाइट स्ट्रक्चर्स, धागों के जैसे हैं, जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। और ये जो नर्वस फाइबर्स हैं ये इंसुलेटेड हैं फ्रॉम ईच अदर। ये हम जो देख पा रहे हैं ये कवरिंग जो है ये एक इंसुलेशन के जैसा है। इसके बाद फिर से एक कवरिंग है, उसमें फिर एक कवरिंग है, तब जाके वो एक बड़ा बंडल जैसा बन रहा है। और ये इंसुलेशन इसलिए है, पहली चीज तो सिग्नल लैप्स ना हो, वीक ना हो, और दूसरी बात मिक्स ना हो। वो एक चीज का सिग्नल भेज रहा है और वो दूसरी चीज का सिग्नल आ रहा है, वो मिक्स हो गया और तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, तो सिग्नल अलग अलग रहे। ठीक है, तो ये चीज रही। माइलिन शीथ ऑफ एक्सॉन, ये काम आता है इस चीज के लिए बहुत ज्यादा। ये तो एक पहली इंसुलेशन के तौर पे भी, एंड ये प्रिवेंट क्या करता है? मिक्सिंग ऑफ इंपल्सेस। ये जो माइलिन शीथ हमने दिखाई थी, ठीक है, यही जो एक्सन है और यही जो माइलिन शीथ, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और ये जो इसकी भी जो माइलिन शीथ है ये न्यूरोलेमा। ठीक है, तो ये नर्व्स पूरे बॉडी में है, जिसके बारे में हमने अभी देखेंगे नर्वस सिस्टम एंड ये सब आगे चीजों में। नर्व्स भी बेसिकली 3 तरह की हैं। तो पहली है सेंसरी नर्व्स, जिनमें सिर्फ सेंसरी फाइबर्स हैं, जो कि इंपल्सेस को ब्रेन तक लेके जाना है, जिन्हें बस, जैसे कि एग्जांपल ऑप्टिक नर्व्स फ्रॉम आई टू ब्रेन। तो हम कुछ भी देखेंगे तो ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक ले जाती हैं। और ब्रेन में भी एक पोर्शन है थैलेमस, जिसके कहते हैं, ये थैलेमस एक रिले सेंटर के जैसा है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है ब्रेन को वो बताओ, जो अनइंपॉर्टेंट है ब्रेन को वो खामखा में मत बताओ, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूं, हमें अपनी नाक दिखाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती। ऑब्जर्व करोगे दिखाई देगा, नाक में दाना हो जाए आपको सिर्फ नाक ही दिखाई देगी, फिर दाना है। लेकिन नॉर्मल हो तो आपको, क्योंकि नाक देखते रहने की जरूरत नहीं है आपको, दूसरे काम करो जो काम के हैं। तो वो थैलेमस आपको दिखाएगा ही नहीं, जैसे कि आपकी नाक है ही नहीं। थैलेमस है जो कि डिसाइड करता है कि आपका ध्यान कहां जाएगा, आपका ब्रेन किस तरफ देखेगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये सेंसरी नर्व्स आंखों से जाती हैं वहां तक, थैलेमस तक, पार्ट ऑफ ब्रेन। और थैलेमस बताएगा, काम की चीज देख रहे हो बताएगा, बिना काम की चीज है, इग्नोर करने लायक है तो इग्नोर कर देगा। और जैसे कि वही चीज, कई सारे लोग हैं सड़क पे आ रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको क्या मतलब कौन क्या है,
आपने बस यूं नजर फिराते देख लिया, आपका दिमाग बस इतना पकड़ में आ गया 4-6 लोग हैं, कुछ उसने पहचाना पैटर्न किसी में, तो आपके ब्रेन को आगाह करेगा कुछ देखा हुआ पैटर्न मुझे दिखा। आप फिर पलट के देखोगे कि कोई पहचाना हुआ आदमी है क्या, इंपॉर्टेंट होगा तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। ठीक है, तो सेंसरी नर्व्स ये हो गए। दूसरे हो गए मोटर नर्व्स, इनमें सिर्फ मोटर फाइबर्स हैं और इनका काम क्या है, ब्रेन को स्पाइनल या इफेक्टर ऑर्गन तक कनेक्ट करना। जैसे कि एग्जांपल, ब्रेन टू द मसल्स ऑफ आई बॉल। हमारी आंख में अगर कुछ भी चीज पड़ जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन में ये चीज है कि हम आंखें इस तरीके से कुछ फड़फड़ाएंगे या फिर पानी निकलेगा, तो ये ब्रेन से कुछ नसों का एक सेट जा रहा है जो कि हमारे आईबॉल्स तक आ रहा है कि ब्रेन सिग्नल करेगा मूवमेंट के लिए तो मूवमेंट हो पाए। इसके बाद है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स में दोनों ये होते हैं, सेंसरी एंड मोटर दोनों। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में दोनों ये मिक्स्ड नर्व्स हैं कि उसमें सेंसरी एंड मोटर दोनों है कि सिग्नल ब्रेन तक भी ले जा पाएगा, ब्रेन से सिग्नल दोबारा से ला पाएगा। तो जहां जैसी जरूरत वहां पे सेंसरी नर्व्स हैं, कुछ जगहों पे मोटर नर्व्स है, कुछ जगह पे मिक्स्ड नर्व्स हैं। ठीक है, अब यहां से आता है 2 मेजर डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो अभी तक बेसिक नर्वस सिस्टम का नीड क्या है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है और ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन्स क्या होता है, साइनैप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड नर्व्स, इतनी चीजें हम अभी तक देख चुके हैं। अब यहाँ पे इस कलेक्टिव सिस्टम को अब देखना शुरू करते हैं। अभी तक बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जाहिर तौर पे जो हमारा ब्रेन है, हाँ ये जो हमारा ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड, और दिस स्पाइन इज एनक्लोज्ड विद इन वर्टिब्रे। वैसे तो ब्रेन भी क्रेनियम से सपोर्टेड है और ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रे से, और वर्टिब्रे ये डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के सेंस में हम इंसान वर्टिब्रे वाले। खैर, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस कह सकते हैं। ये इमर्ज करती है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बाकी बॉडी से जो जोड़ेगा, सिग्नल्स ले जाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, काम का होगा तो ब्रेन तक जाएगा, नहीं तो इधर से वापस आ जाएगा। तो दे इमर्ज फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये बाहर निकलती हैं पहली बात, और फिर वापस से इसी में जुड़ जाती हैं। तभी तो दोनों सेंसरी एंड मोटर नर्व सभी काम कर पाएगा। ठीक है, तो दे इमर्ज फ्रॉम सीएनएस एंड देन एंटर इनटू सीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 तरह का है, एक है सोमैटिक, एक है ऑटोनॉमस। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये तो बेसिक हो गया। अब आपको अपना हाथ हिलाना है तो स्पाइनल कॉर्ड से कुछ तो जाना चाहिए हाथ तक, कि हाथ को सिग्नल मिले कि मोड़ो अब। तो ये आ गया सोमैटिक में, कि ये वॉलंटरी कंट्रोल में है। आपके हाथ है, आपकी उंगलियां हैं, कि हम सोच पाए कि ऐसा करना है तो ऐसा हो, तो ये सोमैटिक में आ गया। और कुछ चीजें जो आप नहीं भी सोचो तब भी आप जिंदा रह लो, ऐसा नहीं कि सांस लेना भूल गए। ठीक है, तो बिना सोचे आप जिंदा रह लो, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ये भी पेरिफेरल में ही आएगा, क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइनल ये तो बॉडी है आपकी, और ये संभालता है आपके इनवॉलंटरी फंक्शंस, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद होते रहेंगे। आप चाहे सो जगो, बेहोश हो जाओ, 4 दिन तक बेहोश रहो, लेकिन जिंदा रहो। ये बॉडी है आपकी। पेरिस्टाल्सिस के मूवमेंट्स, हार्ट मूवमेंट्स, ग्लैंड्स के मूवमेंट्स, ब्रीदिंग, ये सब बहुत सारी अलग अलग चीजें, ये सब ऑटोनॉमस। आप सोचो ना सोचो, आप मेंटली रिटार्डेड हो फिर भी जिंदा रहोगे, क्योंकि ये उन चीजों में है ही नहीं। ठीक है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसके भी हमने डिफरेंसेस देखे थोड़े से। अब शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी शुरुआत होती है ब्रेन से।
तो ब्रेन एक बॉक्स के अंदर होता है ऑब्वियसली, एक ये क्रेनियम जिसे हम कहते हैं, एक पूरा एक आउटर कवरिंग, तो इसका प्रॉपर नाम क्रेनियम, एक बॉक्स जिसमें प्रोटेक्टेड है हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन बहुत एक जेल जैसी चीज है, थोड़ा डेंस जेल, लेकिन बहुत मतलब सेंसिटिव चीज है। इसके बाद ब्रेन की 3 कवरिंग्स हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। तो कई सारे कवरिंग हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं, और मेनिंजेस का मतलब ही होता है इनफैक्ट कि कवरिंग। तो अगर हम शुरुआत से देखें तो पहले जो लेयर हमें मिलेगी ये है बोन ऑफ स्कल, ये हड्डी का जो ये ब्रेन बॉक्स है इसका, यहां से फिर शुरू होता है ब्रेन के स्कल के बाद ब्रेन के अब अपने प्रोटेक्टिव लेयर्स। तो पहला लेयर ड्यूरा मैटर जिसको हम कहते हैं, जिसको अगर इसका लिटरल मीनिंग अगर आप पूछें तो ड्यूरा का मतलब होता है टफ। ड्यूरा से ही ड्यूरेबल वर्ड आया है कि ये चीज बहुत ड्यूरेबल है, कि मतलब टूटती नहीं है, खराब नहीं होती जल्दी, ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरा मैटर, तो टफ मैटर। मैटर का मतलब ऐसे मदर के सेंस में होता है, लेकिन वही टफ मदर मतलब इसका वही। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, टफ है, और टफ वाइब्रेशंस हैं इसमें। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड टफ लेयर है। और अभी तक 2 कवरिंग हो चुकी है, एक एक्सटर्नल कवरिंग, एक ब्रेन की अपनी एक्सटर्नल कवरिंग। ठीक है, एक तो स्केलेटल सिस्टम में आ जाएगा, एक ब्रेन का इंटीरियर की कवरिंग हो जाएगी। ठीक है, क्रेनियम स्केलेटल सिस्टम में आ गया, हड्डी का पार्ट है ये। ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन यहां से शुरू है, ड्यूरा मैटर। तो पहला पार्ट ब्रेन का वो भी टफ है कि वो इंटरनल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब यहां से ब्रेन का थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा सॉफ्ट होता जाएगा, और अब ब्रेन के फंक्शंस की तरफ आएंगे। ये तो अभी सब प्रोटेक्शन ही चल रहा है, क्रेनियम एंड ड्यूरा मैटर। यहां से हम थोड़ा सा, अब अचानक से जेल नहीं आएगा, पहले आएगा आर्कनॉइड। आर्कनॉइड का मतलब होता है स्पाइडर। तो ये जो चीज है ऐसे फाइब्रस सी, मतलब एक पूरा एक सेक्शन आएगा आर्कनॉइड मैटर। ये जो जेल जैसी चीज आएगी, इसका भी कह लीजिए कि कुछ शॉक पड़े तो शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम कर पाए, और थोड़ा सा मतलब कि रेजिस्टेंस रहे। ठीक है, तो ये थिन है कंपैरेटिवली इनके मुकाबले, थोड़ा डेलिकेट मिडिल लेयर है, और डेलिकेट होगी तभी शॉक एब्जॉर्ब कर पाएगी और थोड़ा सा एक सपोर्ट दे पाएगी। ऐसा लेयर्स है। लास्ट में थर्ड है पिया मैटर। ये थोड़ा सा टेंडर लेयर है, इनर मोस्ट, एंड ये हाईली वैस्कुलर है। हाईली वैस्कुलर यानी कि ये पिया मैटर, ये वाली जो लेयर है, यहां से अब की ये ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे हैं, अच्छे खासे हैं, और यहां से अंदर फिर प्रॉपर ब्रेन शुरू। अब ये यहाँ पिया मैटर के बाद अब जेल जैसी चीज शुरू, कि अब आपके सपने, आपकी मेमोरीज, आपके इमोशंस, आपके ख्याल, आपकी पर्सनालिटी, कान से कुछ सिग्नल आ रहा है, आंख से कुछ सिग्नल आ रहा है, कुछ इंटेस्टाइन से आ रहा है, कुछ बस फिर अलग अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में वो सब चल रहा है। ठीक है, तो क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, इसके बाद ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड, पिया मैटर। तो ड्यूरा मैटर बाहर वाला, पिया मैटर अंदर वाला, बीच वाला आर्कनॉइड फाइब्रस लेयर। मतलब आप इसे इस तरीके से बस विजुअलाइज करो, जैसे घर बनता है तो जैसे वो लट्ठे लगाते हैं, फिर कुछ इस टाइप से वो आर्कनॉइड की एक लेयर है कि थोड़ा सा। खैर, और ये मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है, इसमें भरा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसका क्या काम? शॉक एब्जॉर्प्शन पहली चीज, और साथ साथ में क्या करता है, ये थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स और थोड़ा सा कई सारी चीजें, टेम्परेचर। तो अब लिक्विड का एक वो है फ्लूइड, तो बेटर ये हर तरह के काम करेगा। तो इट एक्ट्स एज अ कुशन, ऑल्सो प्रेजेंट इन
द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरा पाया जाता है, क्योंकि शॉक एब्जॉर्प्शन और थोड़ा बहुत ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये सब चीजें वहां पे भी चाहिए। अब यहां से शुरू होता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन एक ऑर्गन है और ऑब्वियसली हमारे ब्रेन मतलब बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन को आप किस तरीके से देखें, किस तरीके से क्लासिफाई करें, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं, ये इसके दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। आप इसे साइड से देखें तो आप इसे कह सकते हैं कि ये 3 मेजर पार्ट्स हैं। और ब्रेन कुछ इस तरीके का ऑर्गन होता है कि आप एग्जैक्टली डिमार्केट करना बहुत मुश्किल है। कुछ एरियाज के सेंस में भी यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम के तौर पे हम क्लासिफाई करते हैं। कई बार हम रीजन्स के सेंस में क्लासिफाई करते हैं कि ये मतलब थोड़ा सा यहाँ भी एग्जैक्टली कि हमने ये मेड्यूला यहाँ खत्म हो रहा है, नहीं, एक रीजन के सेंस में कि ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। और रीजन्स ऑफ ब्रेन में फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा वेरी करती हैं चीजें। और बाकी लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर के सेंस में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ये पहली चीज, ये वाला तरीका हम देख रहे हैं, साइड से हम देख रहे हैं, और जो हमें खास खास ऑर्गन्स बस जो बाहर से दिख रहे हैं इसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है ब्रेन स्टेम, मेड्यूला। आप वैसे की सारी किताबों में और सब जगहों पे ये जब डिवीजन किया गया है तो सेरिब्रम से शुरू किया गया है। हम नीचे से कर रहे हैं कि आप एक मछली से शुरू हो, कि बस आपका लिवर, हार्ट, ये सब कुछ चल रहा है, खा रहे हो, एक्सक्रीट कर रहे हो, जिंदा हो। फिर आगे के सेंस में हम करेंगे। तो यहाँ पे पहला पार्ट ब्रेन स्टेम, द मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन्स ये तो सब जानवरों में, इंसान अकेले नहीं कि जिनके पास ब्रेन्स है। अकेले ऐसे हैं जो कि हाईली इंटेलिजेंट हैं, इतने डम होने के बाद भी हाईली इंटेलिजेंट कह लो कि चलो घर बना लिया, लाइट, साउंड, ये वो, और वो भी कुछ लोगों ने बनाया, तो मतलब जो भी है एनीथिंग ये चीज, लेकिन ब्रेन तो सबके पास है। तो ब्रेन की शुरुआत जहां से होती है तो ब्रेन स्टेम। और मछलियों के सेंस में न्यूरल चेसेस है कि उनमें इनवॉलेंटरी फंक्शंस चलते रहते हैं और वॉलेंटरी पार्ट भी उनका एक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारा है, बस अभी उसमें इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी एंड लैंग्वेज एंड इतनी अच्छी मेमोरी एंड वो सब अभी नहीं आया। जैसे जैसे जानवर आगे बढ़ेंगे, आहिस्ते आहिस्ते लकीर आगे बढ़ती जाएगी। हाथी हैं 5-5 साल तक, 5 साल भी मैं कम कह रहा हूँ, इनफैक्ट सालों सालों तक याद रख पाते हैं, चीजों को पहचान लेते हैं, पैटर्न जान लेते हैं। जैसे जैसे ये जीव आगे बढ़ेंगे ब्रेन इंप्रूव होता जाएगा। तो ब्रेन स्टेम, मेड्यूला लोवेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये लोवेस्ट पार्ट जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, कि अभी ब्रेन की शुरुआत हो रही है बस। और अगर मछली के सेंस में देखें तो यही उनका ब्रेन है, बस इतना ही है, क्योंकि इसके बाद की जरूरत उन्हें पड़ी नहीं और वो डेवलप नहीं हुआ। ये कंट्रोल करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, ब्रेन स्टेम। तो जैसे सांस लेना, हार्ट रेट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और ग्लैंड्स, हार्मोन्स, ये एक्चुअली इसका काम ये है टू मेक यू टू लिव, जिंदा रहना। ठीक, और जिंदा तो मछली भी है, जिंदा तो कीड़ा भी, जिंदा तो हाथी और जिब्रा भी है, जिंदा हम भी हैं। उस नजर से देखें तो सब वन क्रिएशन, वन सिस्टम है, कुछ अलग नहीं है। इसके बाद अगला पार्ट सेरिबेलम। ये जो पार्ट दिख रहा है इसमें काफी सारे हमें कॉन्वोल्यूशंस वैसे इसे कहेंगे, उसे दूसरा टर्म यूज करेंगे इसके लिए। खैर, इसका काम है बैलेंस। और बैलेंस वैसे कि हम कैसे कल्पना करें, लेकिन फिर भी इंसानों में तो और ज्यादा, क्योंकि इंसान तो 2 पैरों पे चलता है। ठीक है, और हम इतने इंटेलिजेंट हो पाए, ये सब कुछ कर पाए, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हम 2 पैरों पे चल रहे हैं, बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद कोऑर्डिनेट मसल्स। तो यानी कि ये सेरिबेलम आपको अलाउ कर रहा है टू मूव एफिशिएंटली। तो आपका दिल चल रहा है, लिवर चल रहा है, खा रहे हो, एक्सक्रीट कर रहे हो, और ये कहीं चल पा रहे हो।
दौड़ पा रहे हो, उछल पा रहे हो, कूद पा रहे हो। अभी आप बोल नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, कल्पना पोएट्री नहीं कर पा रहे हो। अब यहां से थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है, सेरिब्रम। ये है एक्चुअली जिस चीज को हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन तो हम सब चीज को कहते हैं, लेकिन जिस चीज को हम आम आदमी की भाषा में ब्रेन कहते हैं वो ये चीज है। क्योंकि इंसान अगर इस सेंस में देखें तो खुद को मछली से अलग कहता है, तो जब मछली और वो आप अलग अलग चीज है तो ब्रेन फिर इसी को कहेंगे अगर। तो ये है एक्चुअली जो आपकी मतलब पर्सनालिटी बनाता है। आपको थिंक करने पे, प्लानिंग करने पे, मेमोरीज बनाने में, आपके इमोशंस में, आपके इमेजिनेशंस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इमेजिन रियलिटीज बनाने में। ये है जो चीज आपको इमेजिन रियलिटीज बना सकती है। ठीक है, आप किसी मतलब वो बंदर कोई कागज दे के आप उससे काम नहीं करा सकते। जीब्रा लोग अलग अलग देश के नहीं है, वो जीब्रा हैं। ठीक है, ये है जो आपको अलग करता है इमेजिन रियलिटीज बनाने में, सेरिब्रम। ठीक है, तो ये हमने किस तरफ से देखा, न्यूरल चेसेस और फिर एक ब्रेन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इमोशंस, कल्पनाएं। तो खैर अगर इस चीज को हम रीजंस के सेंस में देखें तो हाइंड ब्रेन से शुरू करते हैं। तो हाइंड ब्रेन हेल्प्स अस टू रेगुलेट ऑटोनॉमिक फंक्शंस। ऑटोनॉमिक का मतलब खुद से चल रहा है, हमें नहीं करना पड़ रहा है। हार्ट खुद से चल रहा है, पेरिस्टाल्सिस खुद से हो रहा है, रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी लेके जाना और कोऑर्डिनेट करना मूवमेंट्स को, बैलेंस मेंटेन करना एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करना अलग अलग चीजों का, बॉडी के लेवल्स पे भी कि ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है। क्योंकि अगर यही चीज ना हुआ तो तब भी आप डेड है। यूरिया ज्यादा हो रहा है, यूरिया कम हो रहा है, उसी में आप डेड हो जाएंगे अगर ये चीज नहीं। तो ये सब चीजें आपका टू लिव करा दिया इसने आपको। ये आपको ढंग से मूव करवाएगा एंड रिफ्लेक्शंस करवाएगा आपसे। ठीक है, मिड ब्रेन तो हेल्प्स अस टू रेगुलेट मूवमेंट, दौड़ना, कूदना, प्रॉपर प्रिसाइज सोचना, तीर चलाना, और जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना, झाड़ी के पीछे कुछ था। ठीक है, ये यहां तक वाली चीजें मिड ब्रेन में हो रही। ऑडिटरी, विजुअल, इनको पैटर्न्स नोटिस करना, ये सब चीजें। यहां से फिर आता है फोर ब्रेन। ये प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशंस, ये सारे सेंसर्स के इंफॉर्मेशंस को लेना, इसको विद रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विचार करना। और डिपेंड्स कि कौन कर रहा है, किसका ब्रेन है, लेकिन कोशिश हर किसी की रहती है। रेगुलेट्स ऑटोनॉमिक, एंडोक्राइन एंड मोटर फंक्शंस। बाकी सब ऑब्वियसली फिर सब कुछ इसी के अंदर है। इसके भी पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम के। वैसे हम अलग अलग लोब्स को डिवाइड करते हैं। ऑसिपिटल लोब एक है जहां पे आंखों वाली चीजें पहुंचती हैं, पेरिटल लोब काने वाली चीजें पहुंचती हैं, फ्रंटल लोब है। तो ऐसे लोब्स में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब यहां से अगर देखें, ये है रीजन्स ऑफ ब्रेन। वो थे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला, वो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है। ये रीजन्स ऑफ ब्रेन, ये दोनों अलग अलग चीजें। रीजन्स में पार्ट्स नहीं लिखना है और पार्ट्स में रीजन्स नहीं लिखना है। ठीक है, ये एरियाज है। ये एग्जैक्टली जैसे हम, ये हाइंड ब्रेन है, तो हाइंड ब्रेन जो नीचे वाला एरिया है वो मेड्यूला तक सीमित नहीं है, वो एक इलाका है। तो इलाके में और भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हाइंड ब्रेन जो कि आपको ये पूरा एरिया, हम इसको हाइंड ब्रेन के सेंस में हम कह सकते हैं। तो इसमें एक तरफ आ गया ये जो स्पाइनल कॉर्ड का ये पोर्शन, जो ब्रेन स्टेम है, मेड्यूला, इसी में थोड़ा सा पोर्शन सेरिबेलम का कह लीजिए, एंड ये पॉन्स, ये सब मिला के बना। तो स्टार्टिंग करते हैं मेड्यूला। इसका काम इंटरनल ऑर्गन्स, इसको बना के रखना। पोन्स का काम है कि दिमाग के दो हेमिस्फीयर्स है, तो ये दोनों हेमिस्फीयर्स प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर सकें। ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर्स, एंड बाकी साथ ही साथ आपका रेस्पिरेशन चलता रहे प्रॉपर, मसल्स में चीजें कोऑर्डिनेशन रहे, इसके लिए पोन्स है। ठीक, इसके बाद सेरिबेलम, ये भी हाइंड ब्रेन में आता है। सेरिबेलम का काम है
बैलेंस बना के रखना, और जितना भी मस्कुलर एक्टिविटी यही चीज रिफ्लेक्स और ये सब कि आपको जिंदा रखना। ये तो जैसे इंटरनल ऑर्गन्स ने आपको जिंदा रखा, लेकिन आपको वो सांप दिखा लेकिन आप अचानक से हट नहीं पाए तो बहुत ज्यादा जी नहीं पाएंगे। तो मतलब क्या है इसका, ये आपको रिफ्लेक्स भी दे रहा है, पैटर्न रिकॉग्निशन दे रहा है कि रस्सी को आप सांप समझने का वो देख, ये सांप तो नहीं है, तो आपको ज्यादा जीने में हेल्प कर रहा है। तो ये मेड्यूला आपको जिला रहा है, ये आपको थोड़ा चांसेस ऑफ सर्वाइविलिटी ज्यादा कर रहा है। यहां से अब शुरू होता है मिड ब्रेन। इसमें रिफ्लेक्सेस हैं इन्वॉल्विंग आईज एंड ईयर्स। ये भी कह लीजिए कि ये भी हेल्प कर रहा है इस चीज में, रिफ्लेक्सेस मिड ब्रेन में, ठीक है। ये स्मॉल ट्यूबुलर पोर्शन मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के एरिया के आसपास ही बाकी और लिम्बिक सिस्टम एक चीज कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम है कि जो चीज हमारे इमोशंस को बनाता है एंड हमारे ब्रेन को जोड़ता है हमारे बॉडी से। तो ब्रेन हमारे बॉडी से जुड़ा होना चाहिए, तो उसके ये फायदे तो हैं कि ब्रेन कहेगा कि ये रिलीज कर दो, रिलीज हो जाएगा, लेकिन रिवर्स में भी इसका कुछ ऐसा मतलब फायदा क्या मतलब इसका एक ये प्रॉपर्टी है, तो इसका एक प्रॉपर्टी ये भी होगा कि आप हॉरर मूवी देख रहे हो लेकिन दर्द आपके पेट में हो रहा है, ठीक है। मतलब बहुत अजीब सी बात है कि मुझे पता है मैं हॉरर मूवी देख रहा हूं, आप हॉरर मूवी देख रहे हो और आपको बॉडी अलर्ट मोड में है, बिल्कुल अलर्ट मोड में कि कोई बस छू ले, आप बिल्कुल, आपको पता है आप हॉरर मूवी देख रहे हो, आपको पता है ये डायरेक्टर ने बनाई, आपको पता है ये एक्टर एक्ट्रेस है, ये सब झूठ है, सब ऐसे ही है, लेकिन आपका बॉडी क्यों डर रहा है? क्योंकि जुड़ा हुआ है तो कुछ तो इसका और भी एस्पेक्ट होगा। तो लिम्बिक सिस्टम आपके ब्रेन को बॉडी से जोड़ता है, आपके इमोशंस कैसे आपके बॉडी पे इफेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी कैसे आपके इमोशंस पे इफेक्ट करती है। योगा करना, आप अपने बॉडी से ब्रेन पे कुछ कर रहे हो, और ये जो आप सपना देख के खुश हो जाते हो, आपको भी पता है सपना है या फिर एनीथिंग, आपका ब्रेन कैसे आपको बॉडी को कर रहा है। एग्जाम देने जा रहे हैं और वो आपको जो कभी कपकपी हो रही है, कभी आपको कुछ हो रहा है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये लिम्बिक सिस्टम भी मोर और लेस मिड ब्रेन के आसपास कह लीजिए। अब यहां पे आता है फोर ब्रेन। इसमें अगर देखें तो ये डाइसेफेलॉन, ये लिम्बिक सिस्टम का एक तरीके से पार्ट है, और दूसरा है सेरिब्रम। तो इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, विल पावर, वॉलेंटरी एक्शंस, ये सब हो गया सेरिब्रम में। डाइएन्सेफेलॉन, इसमें हो गया थैलेमस एक पार्ट, जो कि आपका ये पेन एंड ये प्लेजर सिस्टम है टू ब्रेन। और ये थैलेमस ही एक्चुअली रिले सेंटर है कि आप जो देख रहे हो क्या वो इंपॉर्टेंट है कि। और दूसरा है हाइपोथैलेमस, जो कि आपके फिर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ही आपका मास्टर ग्लैंड है। तो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करना, जैसे कि आपने शेर देखा तो आपको यहाँ पे दो तरीके की चीजों की जरूरत पड़ी कि आप ढंग से दौड़ सको, आपके हाथ पैर प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड हो, और दूसरी चीज आपको ये जो जरूरत पड़ी ना कि अचानक से मैं भले ही 2 दिन से सोया नहीं हूं, थका हुआ हूं, खाया नहीं है, पिया नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से पता नहीं कुछ ताकत आ गई कि भाग लिए पूरी ताकत से, और जिंदगी में इतनी तेज नहीं भागे थे। कुछ हुआ आपके अंदर, अचानक से दिल तेज धड़कने लगा, जो नॉन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी बॉडी की सब बंद हो गई, अचानक से एनर्जी आ गई, दर्द हो रहा था पैर में, लेकिन दर्द वो भले ही मैं 5-10 मिनट बाद 15-20 मिनट बाद दर्द 2 गुना हो गया, इतना दौड़ भी लिए तो फिर और टूटा था और टूट गया, लेकिन उन 10-15 सेकंड में पता नहीं दर्द भी नहीं फील हुआ। ठीक है, तो ये कुछ हुआ, तो ये कुछ कैसे हुआ, आपका एड्रेनल हार्मोन रिलीज हुआ अचानक से, तो आपके ब्रेन तक, आपकी आंख ने देखा, आंख के सिग्नल थैलेमस में गए, थैलेमस ने उन झाड़ियों पेड़ों के बीच में एक चेहरा देखा कि उसको पैटर्न दिखा, तो उसने ये बात ब्रेन को बताई
कि ये झाड़ी कंकड़ पत्थर के बीच में मुझे एक चीज दिखी और जरा देखो ये क्या है। तो आपने इशारा, ब्रेन तक पहुंची बात, आप मुड़ चुके थे और आपका ब्रेन ने फिर कॉन्शियसली स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ये, और इनफैक्ट क्रेनियल नर्व्स ब्रेन को चेहरे से जोड़ती हैं क्योंकि सारे सेंस यही हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो एक्चुअली आपके पास में है। तो आपने झट से पलटे, हाँ, और जैसे ही आपने कि ब्रेन ने फिर आंखों ने देखा, थैलेमस तक पहुंचाया, थैलेमस ऑलरेडी रेडी था कि हमने सर पलटा ही है, कितना मूवमेंट हुआ है यहां से यहां तक में, हमने सब कुछ चलाया ही है तुम्हारे इनपुट के लिए कि हाँ पहचाना हुआ है। और बस इधर से रिफ्लेक्स आया कि भागो, इधर से रिफ्लेक्स आया हाइपोथैलेमस कि तुम पिट्यूटरी को, इसने एक सीनियर जूनियर को बोलता है, पिट्यूटरी को बोला कि, और पिट्यूटरी चालू कि बस एड्रेनलिन इधर बंद, ये बंद करो, ये सब चालू करो, और 10 मिनट बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा नर्वस सिस्टम एंड हमारा ये जो चीज है, ये एंडोक्रीन सिस्टम, हार्मोन्स, इसके बिना ये अधूरा है, उसके बिना ये अधूरा है। क्योंकि ब्रेन जो ख्याल है ना, वो शेर है तो ख्याल है बस एक, जब तक शेर ने एक्चुअली आपको मारा नहीं है तब तक तो ख्याल ही है। तो इतना काम क्यों कर रहे हो, ख्याल पे इतना काम कैसे हो जा रहा है? तो नर्वस सिस्टम एंड ये एंडोक्रीन सिस्टम, जिसका फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या हार्मोन्स होते हैं। यहां पे है इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन की शुरुआत अगर हम देखें तो फिशेस के सेंस में कहां पे, जहां वर्टिब्रे, इनफैक्ट ब्रेन वहां स्पंजेस के सेंस में हमें वहां पे इतना मेमोरी और इतना इंटेलिजेंस दिखती है, स्लाइम मोल्ड्स के उसमें, किसमें, फंगस के उसमें आते हैं डाइवर्सिटी में। तो खैर वहां से हमें इंटेलिजेंस दिखती है। बाकी फिर जैसे जैसे इधर की तरफ इंटेलिजेंस आई, तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे जानवर आगे बढ़ रहे हैं, ब्रेन साइज बढ़ रहा है, क्रेनियम का साइज बढ़ रहा है, और यहां तक आते आते कह लीजिए ग्रीन मंकी, ये लीमर्स, ये मैमल्स वाला पोर्शन था, यहां से मंकीज आ गए, और मंकीज तक आते आते फिर उसके बाद ये ओरंगुटान्स, गोरिल्लास, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ऑसिपिट, ये जो इधर फ्रंटल लोब है, ये एक्चुअली आपका लैंग्वेज, इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, ये फ्रंटल लोब, सेरेब्रम का भी फ्रंटल लोब, ये इंप्रूव होता चला गया। और इंसान सबसे बड़े ब्रेन के एनिमल्स हैं, और ये इंसान सबसे बड़े ब्रेन के एनिमल्स हो पाए, इसमें क्रेनियम बढ़ा है और इसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इतिहास के। ठीक है, तो जैसे यही चीज कि उनका स्कल किस शेप का है, तो इनका ब्रेन कितना डेवलप हो पाया। ब्रेन धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, स्कल्स के शेप बढ़ते जा रहे हैं, स्कल्स का जो पहले सपाट से पीछे की तरफ थोड़ा निकला है, इंसानों तक आते आते देखिए स्कल कैसा हो गया है, ब्रेन कितना इवॉल्व हो गया, और ये जो फ्रंटल लोब है ये बिल्कुल ताजा ताजा आया है। शुरुआत हो गई थी बहुत पहले, लेकिन धीमे धीमे बढ़ते 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 यहां तक आ गया। और इस चीज को आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। आप 1000 साल पहले के किसी आदमी को बैंकिंग सिस्टम समझाने की उम्मीद भी नहीं कर सकते, 500 साल पहले के आदमी को नहीं समझा पाओगे। ठीक है, नहीं 500 साल को बैंकिंग सिस्टम, वो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम उस सेंस में कि बैंकिंग सिस्टम, बहुत मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, तो सच में एक्चुअली बहुत पुराना ट्रेड है, लेकिन कुछ ऐसी कोई टेक्निकल सी चीज उस सेंस में कह रहा हूँ कि जैसे जैसे बढ़ता है ये चीज। तो ये ब्रेन इवोल्यूशन, तो ब्रेन का प्रॉपर इवोल्यूशन हमें यहीं से देखना शुरू हो गया था। प्लैटीहेल्मिन्थस थोड़ा सा शुरू हो रहा है, उसके बाद जैसे जैसे बाइलैटरल सिमेट्री आई, ये इधर इधर, फिर एम्फीबियंस का पहला कॉम्प्लेक्स फोर ब्रेन था, पहली बार एम्फीबियंस के कि ब्रेन के भी पार्ट्स, और फिर रेप्टाइल्स में और ज्यादा, ये खैर रेप्टाइल्स का यहाँ फोटो नहीं, मैमल्स का ये, तो मैमल्स तक आते आते और हो गया, और फिर मैमल्स में भी ह्यूमंस तक आते आते
तो ये ब्रेन का इवोल्यूशन है, और ये चला है नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन पे, जो कि हमने ये देखा ही था पूरा चैप्टर। और इस पूरे टाइम में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं एंड चेंजिंग अर्थ लगी है, अर्थ बदलती रही है इस पूरे टाइम में, और वही बचा है जो एक्स्ट्रा कुछ जिसके पास एक्स्ट्रा एज था वही बच पाए, बाकी खत्म हो गए। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ? इवोल्यूशन हुआ, होना पड़ा इवोल्यूशन। और एक्चुअली जो इवॉल्व हो पाए, पॉइंट मतलब इवोल्यूशन हुआ कि नहीं, वो इवोल्यूशन हो पाया तभी बच पाया, वरना कोई होता ही नहीं है बताने के लिए कि कुछ नहीं हुआ। खैर, तो ये सब चीजें हैं। नर्व के सिस्टम्स आप देख सकते हैं कि अगर हम ज्यादा पीछे भी नहीं जाते लाइफ में, सिर्फ बंदरों को ही पकड़ लेते हैं, बहुत पास के नजदीक के सेंस, तब भी हम इनके न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत अभी इंट्रिकेट नेटवर्क के सिस्टम नहीं बने हैं। आप ह्यूमंस के लेवल पे देखिए तो बहुत इंट्रिकेट नेटवर्क इनके ब्रेन के हैं। तो ब्रेन को भी हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में देख सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया आज। ये चैप्टर करीब करीब आधा हो गया है।